हेलो। अ, राष्ट्रवादी भावना हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा सा बच गया था, नेशनलिज्म इन यूरोप जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। और वो लास्ट टॉपिक है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, यानी नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। तो जैसा कि हमने देखा कि 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि नेशनलिज्म पूरे यूरोप में बहुत अच्छे से फैल चुका था, और इसके परिणाम स्वरूप कई देश अस्तित्व में आए, बड़े बड़े देश, उनका एकीकरण हुआ। लेकिन लेकिन इम्पीरियलिज्म जो है वो इसका सेकेंड हाफ में, मतलब 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते नेशनलिज्म का रूप वो नहीं रहा। अब वो धीरे धीरे इम्पीरियलिज्म की ओर बढ़ने लगा। और ये क्या होता है, नेशनलिज्म तो बहुत अच्छी भावना है जो किसी देश को आज़ादी की ओर ले जाती है, जो जहाँ कोई गुलामी की व्यवस्था से बाहर निकलता है। लेकिन जब इसका स्वरूप बिगड़ता है तो वो साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ता है। साम्राज्यवाद मतलब अब अपने देश तक तो नहीं, अपने देश के बाहर भी वो किसी सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं, या अपने देश के बाहर के क्षेत्रों को जीतने लगते हैं और अपने देश के बाहर के इलाकों को पर कब्जा करना चाहते हैं। इसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म। तो ये एक बुरी स्थिति है। और हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के अंत तक आते आते नेशनलिज्म का स्वरूप इस तरह से बदल गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल है बाल्कन एरियाज़। जो बाल्कन क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 1871 के बाद यूरोप में बहुत बड़ी गंभीर समस्या लेकर पैदा हुआ, क्योंकि बाल्कन प्रदेश जो था इसकी कुछ जोग्राफिकल बनावट ऐसी है कि, और यहाँ बहुत अधिक जाति के लोग हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए क्षेत्र हैं, जहाँ कुछ भी एक नहीं था। ना तो एकता थी, ना तो कोई एक भाषा थी, ना एक जाति, ना एक नस्ल, ना एक संस्कृति। ये सब अलग अलग थे। इसके कारण हमेशा से बाल्कन क्षेत्र बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में रहा है। वहाँ पहले हम देख लें कि यहाँ पे इसका, पहले तो इसका जोग्राफिकल एस्पेक्ट बहुत भिन्न है। इसके अलावा यहाँ जो अभी हम लोग मॉडर्न एरिया एज में जो इसको हम लोग रोमानिया कहते हैं, और बल्गेरिया, रोमानिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, अभी जिसको हम कहते हैं, ये सब उसमें ही शामिल थे। और इन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था, मतलब ये सभी लोग मिलकर स्लाव, इस तरह स्लाव पुकारा जाता था उन्हें। और बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर था उसके अधीन थे बाल्कन के ये प्रदेश सारे। तो अब बाल्कन क्षेत्र में हमने पहले भी आपको बताया कि एक बार एक नेशनलिज्म का कारण ये भी था कि जब लिटरेचर और लैंग्वेजेस को लेकर के भी नेशनलिज्म की भावना बढ़ी थी, तो उस समय यहाँ भी बाल्कन प्रदेश के देशों में भी ये भावना राष्ट्रवाद की फैली थी, और ऑटोमन साम्राज्य से वो लोग अलग होना चाहते थे। अब ये स्थिति बहुत ही विस्फोटक होती जा रही थी, क्योंकि वो सारे देश जो थे वो ऑटोमन राज्य से अलग होकर के, साम्राज्य से अलग होकर के ये दावा कर रहे थे, या ये तर्क दे रहे थे कि पहले हम लोग आज़ाद ही थे, लेकिन विदेशियों की शक्ति के कारण हम लोग उसके उपनिवेश बना लिए गए, इसलिए अब हमें फिर से आज़ादी प्राप्त करनी है, इस तरह। और वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब ऐसी भावना उसके आंतरिक देशों में होने लगी कि वो उसी से अलग होकर रहने सोचने लगे, तो ऑटोमन साम्राज्य ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुधार भी किए, लेकिन वो सुधार उसके विफल रहे। और एक के बाद एक जो यूरोपीय शक्तियाँ थी या उनकी जो राष्ट्रीय भावनाएं थी उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि बाल्कन राज्य जितने भी थे वो उससे अलग होने के लिए दृढ़ संकल्प हो चुके थे। इस और ये जो था 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यहीं से शुरू होती है साम्राज्यवादी भावना। यहाँ तक तो हम देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना है, राष्ट्रीय भावना है, लेकिन धीरे धीरे ये कैसे साम्राज्यवाद में या इम्पीरियलिस्टिक होते चले गए लोग, हम वो देखते हैं। अब क्या हो गया कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, यानी इस बाल्कन प्रदेश के जितने भी देश थे उन लोगों ने अपनी पहचान, अपनी जाति, अपनी संस्कृति के लिए आज़ादी को जैसे जैसे गले लगाना शुरू किया या आज़ाद होने की सोची, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव या टसल होने की संभावना बढ़ गई और आपस में ही संघर्षपूर्ण स्थिति हो गई।
सिर्फ उन्हीं की नहीं, आपसी ही नहीं, बल्कि क्योंकि एक दूसरे से वो समझ गए कि जब हम लोग अलग होंगे तो हर प्रदेश, हर देश या राज्य अपनी ज़मीन को और अधिक विस्तृत करना चाहता था, और वो चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे एरिया को हम हड़प के अलग हों। यानी जब हम अपना अलग ही राष्ट्र बना रहे हैं, नया राष्ट्र, तो हम क्यों ना अपने एरिया से भी ज़्यादा, इस तरह इसी को इम्पीरियलिस्टिक बोलते हैं, यानी साम्राज्यवादी भावना बोलते हैं। यहीं से लालच की भावना आई, और सिर्फ राष्ट्र प्रेम नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद की भी भावना आई। तो ये लोग सोचे कि जब अलग ही हो रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हड़प के अलग हों, ताकि हमारा क्षेत्र ज़्यादा विशाल हो। और इतना ही नहीं, उनके पीछे जो बड़ी शक्ति थी, इसके अलावा हमें एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इस समय तक जितने भी बड़े राष्ट्र थे, जैसे वो फ्रांस, ब्रिटेन और डच, पुर्तगाल वगैरह, इन लोगों की कॉलोनीज़ भी थी इस समय तक। पूरे विश्व में कई कॉलोनीज़ इन्होंने बनाई थी, मतलब वो अपनी वैश्विक शक्तियाँ ये लोग प्रसारित कर चुके थे, यानी साम्राज्यवादी भावना पहले से थी। जैसे ब्रिटेन का बहुत बड़ा उपनिवेश भारत था, उस समय भारत गुलाम था। ऐसे ही बहुत सारे देश इनके बड़े देशों के गुलाम थे उस वक्त। तो साम्राज्यवादी भावना तो बड़े देशों में थी ही, जहाँ लेकिन बाल्कन प्रदेश में ये जो उथल पुथल या हलचल हुई, तो इन बड़े देशों की नज़र इस ओर आ गया, क्योंकि इनका जो था अपने उपनिवेशों के साथ या अपने कॉलोनीज़ के साथ या अपने गुलाम देशों के साथ व्यापार, उपनिवेश के साथ सैनिक यानी नेवल जो फोर्स है या सैन्य ताकत है, उन सब को लेकर बहुत प्रतिस्पर्धा थी। जैसे ब्रिटेन को सबसे अधिक उपनिवेश था, तो फिर वैसे ही बाकी देशों को भी, तो उन लोगों में आपस में तो प्रतिस्पर्धा थी ही, या कंपटीशन था ही, बहुत सारी बातों को लेकर, व्यापार को लेकर और उपनिवेशों की ताकत को लेकर। लेकिन जब बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष शुरू हुआ, तो वो इस तरफ मुड़े, और उन्होंने भी सोचा या चाहा कि बाल्कन क्षेत्र से जो अलग होंगे देश, तो उसमें वो अपना इंटरेस्ट भी देखने लगे। इस तरह से इन बड़े देशों में है रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी। इन सारी बड़ी ताकतों ने बाल्कन पर अपनी अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। वो चाहते थे बाल्कन प्रदेश में हमारा ही क्षेत्र प्रभाव बढ़े। इससे उस इलाके में कई युद्ध हुए, और अंत में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हो गया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया था बाल्कन प्रदेश के। ये इतना बड़ा, ये टसल, चूँकि उसका आपसी तो था ही था, ऑटोमन साम्राज्य से तो था ही था, बड़ी शक्तियाँ भी इसमें कूद पड़ी। इस तरह इन सारे संघर्ष के कारण इतना बड़ा कि अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो हम देखते हैं कि यहाँ से सिर्फ राष्ट्रवादी भावना ही नहीं, यहाँ पे आके हम देखते हैं कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इम्पीरियलिस्टिक ताकत भी आ गई, शामिल हो गई। साम्राज्यवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप की महाविपदा की ओर ले गया यूरोप को। 1914 यानी ये बहुत फेमस ईयर है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ इस समय 1914 में। तो इतना साम्राज्यवादी भावना, इम्पीरियलिस्टिक भावना बढ़ चुकी थी कि पूरा यूरोप जो था एक महाविपदा की ओर चला गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों में जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों में औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। यानी 19वीं सेंचुरी में ही जितनी यूरोपीय शक्तियाँ थी जिन्होंने औपनिवेशीकरण किया था, यानी जिन लोगों ने उपनिवेश बसाया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का वो विरोध भी करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, और कि वे सभी स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यानी अब इसके अलावा 1914 के बाद एक फिर से राष्ट्रवाद की धारा उन देशों में पनपी या दौरी जो उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज़ थे, जो गुलाम देश थे, जैसे भारत। तो 1914 के बाद से बड़ी तेज़ी से भारत और अन्य भी जितने गुलाम देश थे, उन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना बड़ी तेज़ी से फैली, और वो भी अपने अपने साम्राज्यवादी देशों से अलग होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होने लगे और कोशिश करने लगे। तो इस तरह सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से वो प्रेरित हुए और साम्राज्यवाद विरोधी प्रक्रिया का आरंभ हुआ। यानी ये साम्राज्यवादी व्यवस्था जो थी अब खत्म होने के कगार पे था। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। माने हर देश में अपनी विशिष्ट राष्ट्रवाद थी। जैसे भारत का अपना एक अलग राष्ट्रवाद था, ब्रिटेन का अलग और फ्रांस का अलग। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए,
यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। मतलब अब मान लिया गया कि अब आप अधिक दिनों तक, मानी इस 1914 के बाद 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इतना तय हो गया और इतना समझ में आ गया कि अब आप किसी देश को ज़बरदस्ती गुलाम नहीं बना के रख सकते हो, या राष्ट्रवाद की जो लहर है उसे रोक कर नहीं रखा जा सकता, बांध कर नहीं रखा जा सकता, और हर देश का अपना राष्ट्रीय अस्तित्व स्वतंत्र होगा, या हर देश स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है नेशनलिज्म। ओके, थैंक यू।